बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ। सिफारिशात जो पेश की गई भारत से कॉटन दरामद करने की, चीनी दरामद करने की या दीगर चीज़ें दरामद करने की, वो काबीना ने नामंजूर कर दी हैं। काबीना में बेशतर वज़रा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि कश्मीर के सौदे पर हम ये तजारत नहीं कर सकते। अब वो आर्टिकल जो नाफिज किया गया 370, उसके खात्मे से पहले हम कोई भी तजारत का रास्ता नहीं अपना सकते और यूं ये फैसला कर दिया गया कि भारत के साथ हम तजारत नहीं कर सकते। उसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ब्रॉडशीट केस का जो कमीशन तश्कील दिया गया था, उसकी रिपोर्ट आज पब्लिक हो गई। जस्टिस अजमत सईद उसमें लिखते हैं कि मार्गिला के दामन में बैठकर रिपोर्ट लिखते वक्त वहां पे गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन हम गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। 5 नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि शवाहिद छुपाने के लिए दूसरे बर्रे आज़मों में भी कोशिश की गई है। कौन कौन से बड़े नाम हैं जो मंजर आम पे आएंगे, किन के खिलाफ कार्रवाई होगी और यह ब्रॉडशीट कमीशन पैनामा 2 है या उससे भी बड़ा मामला है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। फरूख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरूख हबीब साहब, सबसे पहले आगाज करते हैं भारत से तजारत के हवाले से। क्या पहले उजलत में फैसला कर लिया गया या फिर आज दानिस्ता तौर पे सोचा गया है कि हमने जो फैसला किया गया वो गलत था, हम कश्मीरियों का सौदा नहीं कर सकते, या फिर दीगर वजूहात की बिना पर अभी तजारत बहाल नहीं कर सकते? देखिए, बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है उसका काम होता है मुल्क की तजारती सरगर्मियों को आगे बढ़ाना और उन तजारती सरगर्मियों से मुंसलिक जो ताजर हजरात हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। और आपके इल्म में है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कपास की कमी है, उस वजह से धागे की शॉर्टेज है। धागा हमारा रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के लिए और लोकल इंडस्ट्री के लिए भी। तो वहां से कंटिन्यूस डिमांड आ रही थी कि पूरी दुनिया से, आपके इल्म में है कि शिपिंग वेसल्स जो हैं वो 2-2, 3-3 महीने के डिले से पहुंच रहे हैं, शिपिंग कार्गोज के रेट्स डबल हो चुके हैं। तो आप भारत के साथ जो है वो ये रास्ते से तजारत खोलें जिससे कीमतें नीचे आ सकें। तो उस हवाले से कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ईसीसी में यह मामला गया। ईसीसी ने ये अप्रूवल जरूर दी, लेकिन ईसीसी के फैसलों की तौसीक हमेशा काबीना की करती है। और जब काबीना के सामने ये चीज आई तो इसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, जिसमें इस चीज का फैसला किया गया कि हम कौमी मुफाद को कारोबारी मुफाद से बालातर रखेंगे। और जो कश्मीरियों के कॉज के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है, पूरी दुनिया में आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक्सपोज उन्होंने किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एक्सपोज किया, जिससे मोदी को पूरी दुनिया में बैकफुट पे जाना पड़ा। अब वो अमन के लिए खतूत भी लिख रहा है और वज़ीर आज़म ने भी अपने जवाब के अंदर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसले के हल का जिक्र किया हुआ है। तो लिहाजा हम आर्टिकल 370 को वापस लेने तक किसी किस्म की कोई तजारती सरगर्मी नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पूरी काबीना ने जो है पूरे पाकिस्तान की अवाम की उमंगों का मैं समझता हूं तर्जमानी की है और इस फैसले को उन्होंने तौसीक नहीं की। फरूख हबीब साहब, आज आपने मुस्लिम लीग नून के गैर मुल्की अकाउंट्स जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी बल्कि इंकशाफ भी किया और आपने कहा कि इससे भी देखना चाहिए और दीगर मामलात जो है उसको भी आपने सामने लेकर आए। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फॉरेन अकाउंट्स के हवाले से चल रहा है, मूवमेंट चल रही है, इस पर आपकी बजाय, आपकी जमात की बजाय मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई फैसला आ रहा है? देखिए, बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद गड्ढे में गिर गए हैं। ये इजी लोड के जरिए अकबर असबाबर को चलाते रहे हैं, लेकिन इजी लोड इनको उल्टा पड़ गया है। आप ये देखें कि जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें बड़ा वाज़े कॉन्ट्राडिक्शन पाई जा रही है जो गोशवारे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। अब 7 ऐसे अकाउंट सामने आए हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट में जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जमा ही नहीं करवाए। 12 अकाउंट्स पीएमएलएन के सामने आ गए हैं जिनका इलेक्शन कमीशन के अंदर जिक्र ही नहीं है और उन अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। यही सवाल जो है वो स्क्रूटनी कमेटी ने आज दोनों जमातों के सामने रखा है कि आप ये तजाद क्यों है और ये आपने अकाउंट्स क्यों छुपाए हैं, इनको क्यों खुफिया रखा है, इनको क्यों डिक्लेयर नहीं किया। इन चीजों का जवाब उनसे तलब किया है और फिर जो उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए हैं और बैंक स्टेटमेंट के अंदर और उसके अंदर इनकी जो पैसे हैं, रकूम है, उनकी जो रिसीप्ट्स हैं, अखराजात हैं, आमदन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है।
और अपने डोनर्स की वो तफसीलात भी फराहम नहीं कर रहे, उनके शनाख्ती कार्ड भी फराहम नहीं कर रहे, तो मैं ये समझता हूं कि अब मामला जो है इनको लेने के देने पड़ गए हैं। अच्छा फरूख हबीब साहब, इस चीज का जवाब होना पड़ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से भी बाहर निकलने की कामयाब हो गए। दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। आपको याद होगा अकबर एस बाबर साहब की जानिब से भी यही दरखास्त की गई थी जिसकी आपने मुखालिफत की थी, तो फिर जिस दरखास्त की आपने मुखालिफत की वही दरखास्त खुद क्यों दायर की? देखें, बात यह है कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम जमातों के लिए एक असूल तय कर दिया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट वो खुद हासिल कर रहे हैं वो किसी को साथ लेके जाने के लिए नहीं देंगे। अलबत्ता उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी जब स्क्रूटनी करती है तो दोनों पार्टियों की मौजूदगी में करती है, उसके अंदर उन तमाम चीज़ों का जिक्र आ ही जाता है, जिस तरह आज इन अकाउंट्स का भी जिक्र आया। मैं समझता हूं कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम जमातों के लिए एक जैसा फैसला कर दिया तो उस फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, उसके को हम आज चैलेंज करने तो नहीं जा रहे। अब अकबर एस बाबर का यही तो मामला हुआ कि आए रोज वो कोई ना कोई नई दरखास्त डाल देते हैं जिससे स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अल्तवा का शिकार हो जाती है और फिर इल्जाम पीटीआई पे लगता है कि जी हमारी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि अकबर एस बाबर खुद अपना रेट बढ़ाने के लिए, इजी लोड के लिए वो हर बार चाहते हैं नई से नई तारीख पढ़ती जाए और केस का फैसला ना हो। ये चीजें भी हबीब साहब सुनने में आ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद सुनने में आ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद उनके और स्पीकर कौमी असम्बली के आपस में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा राब्ते भी हुए हैं और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के हवाले से कोई कानून बनाया जाएगा, जो इलेक्शन के रूल्स जो हैं उसमें तब्दीलियां की जाएगी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार है क्या कि इस मामले में कोई हकीकत है? देखिए, बात यह है कि हमने तो सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, फ़खर इमाम साहब उसके अंदर मौजूद हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपोजिशन जमातों से भी राब्ते करें। हमारे पास पार्लियामान के अंदर एक सादा अक्सरियत मौजूद है बिल्स पास करने के लिए, चाहे वो लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, हमारी वहां पर मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इंतखाबी चाहे इस्लाहात का मामला हो, चाहे कोई भी कानून हो, उस कानून के अंदर हम इस्लाहात हो, उसके अंदर हम तमाम पार्टियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है? इंक्लूसिव अप्रोच रखना चाहते हैं, ये बता दें पीपल्स पार्टी। देखिए, बात यह है कि इनको अब तैयार होना, इनको देखें मैं समझता हूं कि इनको तैयार होना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास अब कोई चारा नहीं है। गिलानी साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ये तो बता दें। लड़ पड़ी है, गिलानी साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया स्पीकर साहब? देखें स्पीकर साहब का उनके साथ राब्ता हुआ है और यकीनन उस राब्ते के अंदर मुस्बत पेशरफ्त होगी जो आपके सामने आएगी। अच्छा फरूख हबीब साहब, ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से इंकशाफ ये हुआ कि नैब के अलावा तमाम मुतल्लिका इदारों ने अदम ताउन किया, तो क्या अदम ताउन का जवाब मांगा जाएगा इदारों से? देखें, बात यह है कि पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ब्रॉडशीट कमीशन की ना सिर्फ रिपोर्ट आई बल्कि उस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया गया और उसके ऊपर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया गया और जो चीजें उसमें सामने आ रही हैं वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिए हैं उसकी कीमत किस तरह कौम को अदा करना पड़ी और आज भी उस माफिया जो एनआरओ का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है वो किस तरीके से कमीशन की कार्रवाई के अंदर रुकावटें खड़ी करता रहा, उनको रिकॉर्ड नहीं देता रहा और जिस अंदाज से ये तमाम तर कार्रवाई की गई और जिस अंदाज से उन्होंने हवाला दिया उन भेड़ों का, उन गीदड़ों का जो शोर मचा रहे थे इस कमीशन के बनने के ऊपर, इस कमीशन के चेयरमैन को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे थे कि कार्रवाई ना हो सके। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि उनकी आवाज़ों के ऊपर उन्होंने कान नहीं धड़े, उन्होंने बल्कि अपना काम मुकम्मल किया और उन्होंने जो करप्शन है उस करप्ट निज़ाम को भी जो है वो एक्सपोज करने के लिए अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। जिम्मेदारान की जिम्मेदारी फिक्स हो चुकी है, उनके ऊपर फौजदारी मुकदमे कायम होने जा रहे हैं जिसके ऊपर आज काबीना ने अप्रूवल दे दी है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का रास्ता रोकने के लिए, एनआरओज का रास्ता रोकने के लिए इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो लैंडमार्क डिसीजन होंगी। और जो आपने देखा कि जो स्विस केसेस के हवाले से भी चीजें सामने आ गई हैं, पहले तो इन्होंने स्विस केसेस का तो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया था, वही $60 मिलियन का सरे महल जिसको आसिफ अली जरदारी कबूल करने को तैयार नहीं थे, जब पाकिस्तान हुकूमत उसे बेचने लगी तो इन्होंने जाके उसे क्लेम कर लिया था। आज उसकी चीजें भी सामने आ गई हैं और वो स्विस बैंक अकाउंट्स का मामला दोबारा खुलने को है और उसके ऊपर आगे कानूनी चारागोई हो सकती है। जो कमीशन ने अपनी तजावीज़ सिफारिशात पेश की हैं, मैं समझता हूं कि काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है जिसकी मैं समझता हूं कि हमें जस्टिस रिटायर्ड पाकिस्तान जो है उसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सऊदीया के दौरे पे कब जा रहे हैं?
देखें, उसकी मेरे पास अभी तक जो है वो कोई इतलात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा कि प्रिंस जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया गया और वज़ीर आज़म साहब और दोनों रहनुमाओं के दरमियान, बल्कि मुल्की जो दोनों दो तरफा मुल्की क़यादत है उनके दरमियान तमाम मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से अगर कोई दौरा प्लान में होगा तो यकीनन ज़रूर वज़ीर आज़म ऑफिस और फॉरेन ऑफिस नए वज़रा कब आ रहे हैं, नए वज़रा मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब उसका मुनासिब वक्त के ऊपर जो है वो ऐलान करें कि अभी हालिया दिनों में आपके इल्म में है कि हमाद अज़हर साहब को तो नोटिफाई किया गया है वज़ीर ख़जाना के तौर के ऊपर, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से भी जो है वो तमाम फैसले सामने आ जाएंगे। तो 6 मगोइयाँ तो चल रही होंगी, क्या इत्तेहादियों में से भी कोई आ रहा है, कैबिनेट में शामिल हो रहा है? देखें, ये तो फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, ये उनका इस्तेहकाक है। हमारे जो इत्तेहादी हैं ऑलरेडी वो काबीना का हिस्सा हैं, और अगर किसी को मज़ीद काबीना में से शामिल करना है या उनको शेयर देना है तो उसका फैसला भी वज़ीर आज़म साहब करेंगे। फैसला बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब करेंगे। आपके पास क्या इतलात है? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है, जो उनका इस्तेहकाक है उस हवाले से डिसीजन मेकिंग करना तो उनका इख्तियार है। और यकीनन देखें, मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब जो मिड टर्म रिव्यू कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने अपने वज़रा को ऑन द टोज रखा है, हमेशा उनको टारगेट्स दिए हैं और अभी आपने कहा ना नोटिफिकेशन जारी हो गया, वक्तन लेते रहते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही ये शोर मच गया कि एक और नए वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं और ये मशीर ख़जाना आ रहे हैं और ये कोई ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या चल रहा है? क्या वाकई को मशीर ख़जाना आ रहे हैं? देखें, बात यह है जो वजारत ख़जाना का मामला है, आपके इल्म में है कि इसमें हमेशा टेक्नोक्रेट्स मौजूद होते हैं जिनसे मुशावरत की जाती है, लेकिन अभी जो शौकत तरीन साहब के हवाले से जो खबर चल रही थी उसके ऊपर तो उन्होंने खुद भी आकर तरतीब कर दी। अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन इसके हवाले से भी अगर कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ज़रूर उस फैसले को भी जो है वो सामने लेकर आएंगे। अभी हमाद अज़हर साहब को जो है वो वज़ारत ख़जाना का चार्ज दिया गया है, जिसके ऊपर वो अब उन्होंने अपना काम शुरू किया है और वो अपना काम उसके ऊपर जारी रखेंगे। और एज ए वफाकी वज़ीर के तौर पे ECC की मीटिंग्स चेयर करने के लिए वफाकी वज़ीर होना ज़रूरी है। आपके इल्म में है कि कोर्ट का फैसला भी इस ज़मन के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ यही वजह है कि हमाद अज़हर साहब को इसका चार्ज दिया गया है। पहले वो बजट भी पेश करते रहे हैं, इसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी वो रह चुके हैं, FBR को उस वक्त देख रहे थे, रेवेन्यू साइड को। अब जो है वो पूरे फुल वज़ीर के तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना को आगे चलाएंगे। 3 साल हो गए, मईशत मुस्तहकम होते होते वक्त लगा और अब कुछ माशी आशारिये भी मस्बत समत में गामजन हैं, तो क्या वजह है कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम से मुतमईन क्यों नहीं हो पाए? नहीं, देखें, बात यह है कि जब हमने मुल्क संभाला तो हमें तो मुल्क बैंक डिफॉल्ट पे मिला, 9 अरब डॉलर के हमारे पास रिजर्व थे। आज 23.5 अरब डॉलर के रिजर्व हमारे पास मौजूद हैं। आज पाकिस्तान का रुपया 168 से 152 रुपए के ऊपर आ गया, रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल 8 माह से 2 अरब डॉलर से जायद का जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और ये पिछले 10 साल रिकॉर्ड जो है वो हमारी हुकूमत ने तोड़ा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। आज हाउसिंग का सेक्टर वज़ीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चला दिया। आज वज़ीर आज़म साहब ने कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए 10 लाख रुपए की सालाना इंश्योरेंस के लिए जो है पूरी आबादी के लिए जो है वो पंजाब, KP के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए हेल्थ केयर का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ हबीब साहब बजट आ रहा है, लेकिन अब पिछले बजट में बड़ी तनकीद हुई। पिछले बजट के बाद लोगों ने जो थे मजदूर थे उन्होंने बड़े एहतजाज किए और एहतजाजी मुजाहरे आज तक जारी हैं। क्या इस बजट में आप कुछ तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन की कोई पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, इस बजट को पिछले बजट से बेहतर बना रहे हैं क्या? देखें, यकीनन जो राणा साहब ये बजट जो है वो अवामी बजट होगा। हमारी कुछ कंस्ट्रेंट्स थी पहले सालों में जो हमने देखी। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर के करीब था, उसको करंट अकाउंट सरप्लस में बदला। आज हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है, यानी जो हुकूमत की आमदन और अखराजात हैं, वो बराबर हैं। अगर हमें कर्जों की कीमत अदा ना करनी हो तो आपने आज इस महीने भी FBR ने 500 अरब रुपया टैक्स जो है वो कलेक्ट किया है, और माजी से ज्यादा हमने पिछले साल की बनिस्बत जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा है, और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे। और आप देखेंगे कि जो हमारी ग्रोथ है उसको भी रिव्यू किया गया है, जिसको हमने 3% का टारगेट सामने रखा है GDP ग्रोथ का। कोरोना के हालात के बावजूद जहां पूरी दुनिया
के अंदर लॉकडाउन पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में जो उम्मीद है करते हैं मौशी आशारिया जिस तरह मुस्तहकम हो रहे हैं उसी तरह मस्बत समत में गामजन रहे, सूरत हाल बेहतर हो, माजी से कुछ मुख्तलिफ हो, इदारे बेहतरी की जानिब गामजन हो। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चंद माह कबल जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बहुत से सीनियर रहनुमाओं जिनमें मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, मौलाना गुल नसीब और हाफिज़ हुसैन अहमद समेत दीगर रहनुमाओं की रुकनीत को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद वो अलहदा हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के हम कारकुन हैं और उसी के रुकन हैं, तो हम अपनी ही जमात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बीमार हुए तो उनकी अयादत को मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना मोहम्मद शेरानी पहुंचे, उनकी अयादत की। तो अब मामला यहां तक है कि शायद बर्फ पिघल सकती है। मौलाना मोहम्मद शेरानी ने यह कहा कि अगर एतमाद बहाल हो, मकासद एक हों, तो ये इख्तलाफात भी ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा, पुराने रुफ़का वापस आ जाएंगे? इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तानी रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, मुलाकात जो हुई वो तो अयादत की गर्ज से थी। क्या अयादत की गर्ज से होने वाली मुलाकात में वो जो तलखियाँ, दूरियाँ और इख्तलाफात थे वो ख़त्म होने के इम्कानात हैं, या सियासत अपनी जगह, जमाती इक़दार अपनी जगह और अयादत अपनी जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर भाई, गुजारिश ये है कि हमारा प्रोग्राम था पेशावर का और मर्दान में जलसा आम भी था और वहाँ एक राबिता दफ्तर का इफ्तिताह भी हमने पेशावर में रखा था, तो मैं भी साथ था। और मैं यहाँ से बायर गया और बाकी साथी कुछ बाई रोड गए थे, तो हमने वो प्रोग्राम निपटाए। तो जाहिर है मेरी सेहत का ये था, मुझे वापस आना था, लेकिन मौलाना शेरानी साहब और गुल नसीब साहब दोनों वापसी पे बाई रोड वो आ रहे थे और इसलिए वो रास्ते में उनको पता चला। जब हम वहीं पर थे तो हमने एक दो दफ़ा कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान साहब से फ़ोन पे रब्ता कर ले, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता मौलाना शेरानी साहब के रब्ता उनके भाई अताउर रहमान साहब से हो गया था और उनकी हमने इयादत भी की शेरानी साहब ने। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, चूँकि रास्ता भी वहीं था, डेर इस्माइल ख़ान से ही उन्होंने जोब और जोब से फिर कोयटा आना था, तो वो वहाँ से निकलते हुए उन्होंने रब्ता किया और फिर मौलाना के पास गए और बाकायदा तौर पर उनसे इयादत भी की। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है बर्फ़ पिघलने की, तो मैं समझता हूँ मौसम भी तो वैसा पिघलने का है, लेकिन इस वक्त असल जो पिघलने वाली बातें हैं वो तो PDM ही पिघल गई है। यानी जो वजह तनाज़ा थी और जो हवाले से हमारी दूरियाँ हुई थी, और उसकी बुनियाद यही थी जो एक इत्तेहाद था और जो बयानिया था मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब का, जिसके हवाले से हमने बात की थी, और हमारी आज़ादी मार्च के हवाले से जो मामलात थे और उसमें जो उनकी बेवफाइयाँ थी, ये सारी बातें तो आज तमाम चीज़ें रोज़ रोशन की तरह सामने आ गई हैं, अपनों की भी और गैरों के सामने की। जो ख़दशात हमारे थे, जिन बातों का हमने ज़िक्र किया था, जिन बातों के हवाले से हमने पार्टी को बचाने की कोशिश की थी, वो तमाम की तमाम सामने आई हैं। और बाकी ये है कि आपने कहा कि आगे कोई मुफाहमत की बात है। देखिए PDM में शामिल तमाम जमातें, खुसूसन JUIF वग़ैरह, वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो है फेयर इलेक्शन हो। हमारा भी मुतालिबा ये है कि हमारा भी एक दस्तूर है, उसके मुताबिक मुकम्मल वो बहाल हो और फेयर इलेक्शन हो। उस फेयर इलेक्शन में जो भी आ जाए वो उसके पीछे हम चलने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक अलमिया ये है पाकिस्तान में कि तमाम सियासी जमातें पूरे मुल्क में तो जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी जो उनके अपने इंतखाबात हैं उसमें उस तरफ नहीं आते हैं। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपने पहले भी बात की और हम बिल्कुल समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए। आफत साहब, फजलुर रहमान साहब क्या वाकई बीमार हैं या उनको PDM के मामला जो एकदम ख़राब हुए, जिसमें दोनों उनके बड़े करीबी रफ़ीक जो थे, जो बड़ी जमातें थीं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गई, बीमारी है या उसका सदमा है, क्या है?
देखिए, ये तो मैं ख़ुद चूँकि वहाँ हाजिर नहीं हो सका, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है। अलबत्ता शेरानी साहब से भी मुझे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं तो बाहर आ गया था यहाँ कोयटा, उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं देखता हूँ सदमा है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सदमा भी है और ये सदमा कोई वैसी बात नहीं है क्योंकि बैक वक़्त जो सदमात के शिकार है मोहतरमा मरियम साहिबा भी हैं और यहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। और फिर अजीब बात है कि रमज़ान शरीफ की आमद है, महीना तो शुरू होगा 12 दिन के बाद, लेकिन मेरे ख़्याल में 15 शाबान से ही लोगों ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तो अल्लाह करे कि इससे पता चलता है कि हालात ऐसे हैं। और एक और मामला भी सामने आ गया कि डॉक्टर अदनान साहब का भी पता चला है कि उन्होंने भी सीट कंफर्म की। अब अल्लाह खैर करे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है इमरान भाई के लिए कि जो ही वो यहाँ अदनान साहब आ जाएँ तो कम से कम उन्हें पकड़ कर रखें और ज़रा पूछें कि जनाब वो क्या चक्कर था, ताकि कौम को पता चल सके कि जनाब नवाज शरीफ साहब की असल बीमारी क्या थी और उसमें क्या टेक्निक। अच्छा जी, शेरानी साहब की मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मौलाना साहब बड़े परेशान थे, एक बड़ा ग्रुप टूट के अलहदा हो गया। शेरानी साहब की मुलाकात के बाद कुछ सदमा कम हुआ, ये तो बात तो ये होगी ना शेरानी साहब से आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई जी, अभी तक बात नहीं हुई शेरानी साहब की, क्योंकि वो आए थे बाई रोड और फिर कहीं और उनका प्रोग्राम था। मैं बाई एयर पहुँचा हूँ कोयटा, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है उनसे। तो हाफिज साहब, अगर आप ये समझे जैसा कि शेरानी साहब का ये कहना है कि अगर मकासद एक हों तो मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, तो फिर उन संगीन नौइयत के इल्ज़ामात का क्या बनेगा जो करप्शन के भी लगाए गए, मौरूसी सियासत के भी लगाए गए, क्या वो पसे पुश डाल दिए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक इख्तिलाफात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक बातों का है, वो तमाम बातें आज से नहीं है। मैं वाज़े तौर पर कई बार आपके चैनल पर और मीडिया में ये बात कह चुका हूँ कि काफ़ी अरसे से, बल्कि 90 की दिहाई से ही हमने ये बातें की है और यकीनन इख्तिलाफात होते रहते हैं पार्टी के अंदर। और मैंने जो लीबिया की बात की, दीगर मामलात किए, तो उसमें भी हमने पार्टी के इजलासों में बात की थी और बात करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें हो सकती हैं, इस्लाह अहवाल की गुंजाइश हर जगह मौजूद है। और अभी भी आप देखें कि तमाम शेरानी साहब ने कहा कि हम कुछ तजावीज़ लेके गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें लेके गए थे जो पेश की गई हैं तजावीज़। लाजमी बात है, चले आपकी उसके बाद मुलाकात नहीं, लेकिन उससे पहले तो आपकी मुलाकात हुई, वो क्या तजावीज़ थी? हज़रत हमारी तजावीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि दस्तूर जो मौलाना मुफ्ती महमूद के दौर में था, यानी मौलाना फजल रहमान साहब के से पहले जो था हमारा दस्तूर पार्टी का, वो बहाल हो जाए। उसमें जो तरीक़ाकार था उसमें सूबाई सतह पर इख्तियारात है, ज़िला जो है वो सिफारिश करता है और इसी तरीके से जो है रुकनीत साजी ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना अंदाज में की जाए और उसमें इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो भी हमारी जो जनरल कौंसिल है जिसको मुंतखब करें। और फिर यही हमने बात की है कि जब से जमीयत उलमा इस्लाम बनी है तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी थे, उसके बाद कोई मौरूसियत नहीं थी, मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब थे। इन दोनों का एक शहर से भी ताल्लुक़ नहीं था, एक कौम से भी ताल्लुक़ नहीं था। तो हमने कहा कि पार्टी के अंदर जो है जो भी पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे चला जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन हो। और मैं समझता हूँ दावा तो सब करते हैं और कोई और हमने ऐसी डिमांड नहीं रखी है। हमने कहा जो भी फैसले हो वो इदारे करें, पार्टी करे और उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए और पार्टी जो फैसला करती है उसकी पाबंदी हमने भी करनी है, आपने भी करनी है। हाफिज साहब, अगर वापसी होती है पुराने रफ़का की तो वो इस शर्त पर होगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं पहले? जी हाँ, हमारी शर्त तो नहीं है, हम ये कहते हैं कि दस्तूरी तकाजा है और इसलिए दस्तूरी तकाजा है कि उसको पूरा किया जाए। और मैंने आपसे तफसीलन गुजारिश की थी कि इलेक्शन के बाद जो फैसले हुए थे, यानी मौलाना साहब को बाकायदा तौर पर पार्टी ने मना किया आप सदारती इलेक्शन न लड़ें और आज़ादी मार्च के हवाले से जो फैसले पार्टी ने किए उनकी सदारत में की और उनकी अपनी तजवीज़ भी ये थी कि हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और दीगर हवालों से जो है उन्होंने अपने किए गए फ़ैसलों से न सिर्फ इनहराफ किया
लिया और फिर हमें भी एतमाद में नहीं लिया, ये गिला शिकवा तो तफसीलन हम कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आप क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब आप क्या समझते हैं सियासत में अकेले हो गए हैं? मौलाना फजल रहमान के साथ क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हाथ किया है या मुस्लिम लीग नून भी हाथ कर गई है या मौलाना फजल रहमान दोनों से हाथ कर गए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बदकिस्मती ये है कि जब हम कहते हैं इत्तेहादों में कि फ़िलहाल ने मेरे साथ ये किया है, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आप भी अपने सीने पे हाथ रखें कि आपने उसके साथ क्या किया है। जब एक पार्टी के अंदर भी हम मुखलिस नहीं होंगे, घर के अंदर कोई मुखलिस नहीं होगा, तो इत्तेहादों में तो अलग अलग जमातें हैं, उनका अलग मैनिफेस्टो है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर एक सोचता है कि मेरे सोच के मुताबिक, मेरे मफादात के मुताबिक ही फैसले किए जाएँ। और आप देखेंगे कि दूर की बात तो छोड़े, मौलाना यानी मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून को आप देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आएगा मुस्लिम लीग नून के अंदर। शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, इस तरह हमज़ा है, मरियम साहब है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाले लोग होंगे तो यकीनन फिर अंजाम यही होगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या मरियम की खामोशी बीमारी है या डॉक्टर अदनान की आमद खामोशी के लिए कोई और चीज़ें सामने ला रही है? और मौलाना साहब भी क्यों खामोश हैं? देखिए, तमाम चीज़ें वो साथ साथ चल रही हैं। मेरे ख्याल में कि जहाँ तक मरियम साहबा का ताल्लुक़ है तो इस वक्त उनकी तो कोशिश ये होगी कि किसी न किसी अंदाज से कोई रास्ता निकले, क्योंकि उनको तो चंद महीने पहले ही इस मुल्क से जोड़कर वापस जाना था। ये जो बार बार वो फरमाती हैं कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि किसने आपको कहा है कि आप चले जाएं। और ये कोई ऐसा मौजू नहीं है कि कोई अखबार वाले ने भी कोई सवाल नहीं किया कि आप जा रही हैं या नहीं जा रही, लेकिन बार बार इस बात को कहने का मकसद ये है कि वो जो लाशऊर में जो बात होती है ज़ाहिर है कि वो मुँह से निकल जाती है। लाशऊर में जो बात होती है वो मुंह से निकल जाती है और इसमें कोई मसलहत हो सकती है खामोशी में। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की। मंजर आम पे आई, उसमें एक बात यह भी की गई कि सजा याफ्ता शख्स कावे मौजवी ने जिन अफराद पर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर हुकूमत चाहे तो उनके खिलाफ तहकीकात कर सकती है। वो TORs में शामिल नहीं थे। इस रिपोर्ट में आज जो फैसला किया गया कि 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसके मतन में अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है। मजीद कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सियासतदान कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े अफरादों के खिलाफ तो कार्रवाई होने वाली है, दीगर अफराद के खिलाफ कितना शिकंजा सख्त होगा और सियासी सूरत हाल किस हद तक गंभीर हो सकती है, इसी बारे में राना साहब से जानेंगे। राना साहब, रिपोर्ट दे दी गई, अब वो जो मजीद तहकीकात है, जो बयानात हैं, वो इससे अलग हैं। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तो ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में ब्यूरोक्रेसी पर तो असरअंदाज होगा जो पुराने लोग वाबस्ता थे, सियासत पे कितना असरअंदाज होगी ये रिपोर्ट? सियासत पे बहुत ज़्यादा होगी। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि शेख अजमत सईद साहब ने बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट और जामिया रिपोर्ट तैयार कर दी है। और इतने वक्त में आज से पहले आप जितनी रिपोर्ट्स कमीशन बने, उन्होंने इतने वक्त में ये रिपोर्ट तैयार नहीं की। नहीं, मेरे पास इतलात ये है कि अब काम इस पे शुरू हो चुका है कि जिन ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने हवाला दिया कि सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी जो है वो छुप गई, वो अपने आप को महफूज कर लिया उन्होंने, और किस किस वक्त पे कहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड गैब किया गया, किस किस जगह से रिकॉर्ड को ना दिया गया, किस किस जगह से कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट किस तरीके से मुलव्वस था। अब इससे आगे जा रही है। एक तो 23 नाम आएंगे सामने। यासर सही, ये तो 6 नाम है ना, सिर्फ 23 नाम ऐसे सामने आएंगे। ये तो वो नाम है ना जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई। 23 नाम वो आएंगे सामने जो बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी। और इन 23 में से 11 वो लोग होंगे, मैं आपको ये तादाद बता रहा हूँ, 11 वो लोग हैं जिनकी सिफारिश बड़े तगड़े सियासी लोगों ने की है। अब सवाल ये उठा था जब ये कमीशन रिपोर्ट गई, उसके बाद जिनके पास रिपोर्ट गई, जब उन्होंने रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को इसको पब्लिक होने से पहले बाकायदा इस पे बहस हुई, कुछ लोगों ने इसे पढ़ने के बाद देखा गया कि आखिरकार क्या ये सिर्फ 6 लोग थे
या वो ब्यूरोक्रेट्स जो जिन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, सफारतकार है, साबिक सफारतकार है, सफारती अमला है, कोई भी है, उन सब के मतलब जब देखा गया तो ये खौफनाक इंकशाफ सामने आया कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, सिर्फ सफारती अमला ही नहीं, बल्कि सियासत के अहम तरीन अफराद जो हैं वो बाकायदा पीछे बैठ कर शतरंज के मोहरे जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इस पैसे की जो बंदर बांट है ये इतने लोगों में हुई है कि आप सोच नहीं सकते। यानी इसमें वो लोग हिस्सेदार थे जिनके मतलब तस्वर नहीं किया जा सकता कि वो अपने दौरे इक़्तिदार में वो किस तरीके से अपने आप को कहते थे कि ईमानदार तरीन ये सियासतदान है, ये बड़े अच्छे वज़ीर हैं। इनमें कुछ वज़रा के नाम भी आएंगे सामने, इनमें आपको कुछ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के नाम भी सामने आएंगे। और इसमें आपको आने वाले दिनों में जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बता दूँ कि बरतानिया के अंदर एक जायदाद खरीदी, कोई छोटी मोटी जायदाद नहीं है, ठीक ठाक जायदाद है, वहां पर भी जो पैसा लगा है उस पैसे में से बहुत सा हिस्सा यहीं से गया है, इसी हिस्से में से गया है। और उसका एक गवाह जो है वो भी शायद चंद दिन में सामने आ जाए, जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए तो कहे जनाब मेरा इतना हिस्सा था, इतना हिस्सा मैंने फला बंदे को दिया। ये तो पूरी चेन है राणा साहब, हाई कमिश्नर तक मुलव्वस रहे हैं। आप मुझे देखें ना, इससे ज्यादा इस कौम के साथ जुल्म क्या होगा कि पैसे हैं इस कौम के, इस कौम के पैसे हैं, उसकी बंदर बांट किस तरह हुई। फिर सरकारी अफसरान ने इस खदशे के पेश नज़र के ये रिकॉर्ड कभी ना कभी सामने आ जाएगा, उस रिकॉर्ड में रद्दोबदल किस तरह की गई, रिकॉर्ड जला दिया गया कई जगहों पे। एक फाइल जिस तरह या सर ये फाइल मौजूद है ना, एक मिसाल के तौर पे इस फाइल के अगर 30 सफ़े हैं तो उन 30 सफ़ों में से 12 सफ़े गायब हैं। वो किधर चले गए? इशारा उन्होंने किस तरफ किया कि दीगर बर्रे आज़मों में भी रिकॉर्ड छुपाने और गंवाने की कोशिश की गई। देखिए स्विस अकाउंट्स के हवाले से अभी आपने एक जिक्र भी किया था, तो मुझे बताएं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुपाई गई, वहाँ से कुछ चीज़ें आई पाकिस्तान की चीज़ें वहाँ गायब हो गई, फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें रहीं, वो किस तरह रह गई, उसको वहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, कौन लोग थे जो उन चीज़ों को मुंतकिल कर रहे थे, फिर किस तरीके से उन चीज़ों को ख़त्म किया गया, फिर वो कौन सा सफारती अमला था, किस किस मुल्क का सफारती अमला था कि जिसको हदायत जाती थी कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स देने की बजाय डॉक्यूमेंट किसी और को दे देते थे, उसको दे देते थे जिसके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होने हैं या जो उसका मुजरिम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बड़ी खौफनाक थी ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, चूँकि ये एक अदालती मसला भी हो सकता है, आने वाले दिनों में जो सियासी शख्सियात और जो सफारती अमला इसमें आपको सामने नजर आएगा यासर, ये बड़े खौफनाक नतीजे निकलेंगे अगर वाकई इस कमीशन की रिपोर्ट पे अमल हुआ तो। राणा साहब वो ये देखें ना, उसमें तो ये तक कह दिया गया कि वो जो रकम जो पहले गलती से ट्रांसफर की गई थी, इनके मुताबिक कि गलती से ट्रांसफर कर दी गई, वो कंपनी अलहदा हो चुकी थी, फिर हमें अब असल ब्रॉडशीट कंपनी को पैसे अदा करने थे, तो उसमें तो ये भी इंकशाफ किया गया वो गलती से नहीं की गई, दानिस्ता तौर पर की गई। मैंने तो पहले आपसे कहा कि वो पंजाबी का एक फिक्र है ना कि अन्ना बड़े हो रही है मुरमुर अपने कहा, ये किसमें तकसीम किसमें की गई थी, जो गलती से गई थी किसको गई थी, यानी इसका मतलब कि उन्होंने किकबैक्स वापस लिए उससे। मैं कह रहा हूँ किसको गई थी, किस तरीके से गई थी, वो लेने वाला कौन था, उसने आगे कहाँ पे खर्च की, उसके हिस्सेदार कौन कौन थे, ये बड़ी चीजें सामने आनी है। अभी तो आया ना ये 6 लोग कि इन 6 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। भाई सिर्फ इन 6 के खिलाफ क्यों, वो लोग जिन्होंने रिकॉर्ड गायब किया, वो सफारती अमला जो जहां जहां पे मौजूद था, क्या ये अब्दुल बासत अकेला था, क्या इनके साथ साथ बाकी जो थे वो एक आदमी था, एक आदमी नहीं था, इनका सहूलतकार कौन था, इनके दरमियान राब्ता करने वाला कौन था, इनको हदायत देने वाला कौन था, रिकॉर्ड खराब करके लेकर जाने वाला कौन था, ये बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन राणा साहब एक सवाल, ये रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, क्या आपको, ये बहुत बड़े तगड़े लोग हैं इस मुल्क के, आप ये देखें कि 70 दहाइयों से यहाँ पे तगड़े लोग ही मुसल्लत रहे हैं, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों हुई, चंद एक नाम सामने होंगे, क्या आपको लगता है इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? देखें यही तो एक सवाल है, अभी ये इम्तिहान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए, ये इम्तिहान है पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के लिए। अगर अब पहली दफ़ा जिन तगड़े लोगों का नाम सामने आया, अगर इन तगड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर यह समझा जाएगा कि तगड़े जो हैं वो जो मर्जी करें, जितना मर्जी पैसा लूट के ले जाएं, जिस तरह मर्जी घिनौना खेल खेलें, उनके खिलाफ जो मर्जी सबूत मिल जाए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। ये तो इम्तिहान है यासर। अगर आप भी इस पर बात नहीं होंगे, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो दावा करते हैं, अगर वो उस दावे को सच का साबित करना है तो फिर जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगी, फिर फौजदारी मुकदमे दर्ज हों, गिरफ्तारियाँ हों, रिकवरियाँ हों, फिर जो इनके सहूलतकार थे, जो इनके हदायतकार थे, जो इस पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो कैमरा मैन थे, फिर सबको सामने लाना होगा।
उम्मीद करते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों और इंसाफ पर अमल दरामद होता दिखाई दे, तमाम वादों की तकमील हो। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त बर्फ जम चुकी है, ये पिघलेगी किस तरीके से? खबर यह भी है कि एक सहूलतकार ने आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान राबिता करवाने की कोशिश की। क्या पैगामात पहुंचाए गए? रुख करते हैं राना साहब का। राना साहब, बर्फ पिघल रही है या अभी बर्फ बहुत ज़्यादा जम चुकी है और मौसम अभी पिघलने वाला नहीं? बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ इसलिए पिघल रही है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे पास इतला ये है कि एक दोनों तरफ का सहूलतकार भी कह लें, मुश्तरका दोस्त भी कह लें, जिसका सिंध में अच्छा खासा कारोबार भी है और सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी कारोबार है और जरदारी साहब के बहुत करीब भी है और मियाँ साहब के भी करीब है। इस शख्स की वजह से मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में एक राब्ता हो चुका है और ये जो राब्ता हुआ है इसमें गिले शिकवे हुए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की है कि मियाँ साहब, मैं जो कर रहा हूँ इससे आपकी वापसी भी मुमकिन हो जाएगी और आने वाले हालात में हम सब जो है मुतमिन होकर इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और सियासत भी कर सकेंगे। देखें, वो एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान में कि इलेक्शन लड़ लें, आप जीतें या मैं जीतूँ, जो मर्जी जीते, लेकिन हम ही हों, तीसरा कोई ना हो। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े गिले शिकवे किए और उन्होंने कहा जी आपने अंदर हाथ मिला चुके थे, आप सब कुछ तय कर चुके थे। तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा जब पंजाब में सेनेट के हवाले से फैसले हुए तो क्या आपकी मशावरत, आपकी बेटी की मशावरत शामिल नहीं थी? तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल शामिल थी। उन्होंने कहा जो फैसले आपके हक़ में हो वो तो ठीक है, जो आप समझें कि आपकी मर्ज़ी के नहीं है तो उसमें आप कहते हैं ये क्या हुआ? तो जवाब शिकवा सारा कुछ वो आपस में चलता रहा। अब कोई TORs तय किए जाएंगे? जी, अब TORs तय किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बता दूं, मेरे पास खबर ये है कि आने वाले चंद दिनों में इस खबर को इन्होंने छुपाया है, इस राब्ते को छुपाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि अभी इस राब्ते को जो है ओपन ना किया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में राब्ता हुआ है। अभी दोनों तरफ से खामोशी होगी, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये राब्ता ओपन हो जाएगा और मज़ीद राब्ते होंगे और उस राब्तों के बाद एक इजलास होगा, PDM का इजलास होगा। अब कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है उन पर भी तवज्जो दी जाए और उन्हें भी कहा जाए कि आप दोबारा ज़रा बीमारी से बाहर निकल आए। मौलाना फिर से तकिया करेंगे इन पर? देखिए, मेरी पास मौलाना साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर यह है कि मौलाना साहब ने कहा है कि अब इस तरह नहीं होगा, अब कुछ मेरी बात मानी जाएगी, कुछ मेरी शराइत होंगी, उन पर अमल होगा तो मैं आगे लगूंगा। राना साहब, खबरें तो ये भी हैं कि मौलाना साहब फ़ोन नहीं सुन रहे। नहीं, ये इतलात नहीं है, ये इतलात दुरुस्त नहीं है। मेरी आज मौलाना साहब के बड़े करीबी एक शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब फ़ोन क्यों नहीं सुनेंगे? मौलाना साहब बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मौलाना साहब सबके साथ राब्तों में। मैंने कहा जी सब से मिसाल? उसने कहा बस ज़हन में रखें मौलाना साहब सबके साथ राब्तों में हैं और मौलाना साहब जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है तो वो खुल के मैदान में आ जाएंगे और वो सियासत करेंगे और सियासत के जो असूल हैं उनके मुताबिक वो सियासत करेंगे। मेरे पास इतलात ये है। आगे बढ़ते हुए बात ये कर लेते हैं कि PDM में अगर मौलाना वापस आते हैं तो शराइत क्या लेके आएंगे? मौलाना की शराइत ये होंगी कि PDM में सारे फैसले जो होंगे वो मुशावरत से होंगे। मौलाना की शराइत ये होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों में से कोई जमात जो है वो अकेले प्रवास नहीं करेगी। इनका फैसला ये होगा कि हर सूरत में, मैं आपको बता देता हूँ, हर सूरत में लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना साहब इस्तीफों से पीछे हटके हैं। चलें देखते हैं कि आगे बढ़ के फैसले क्या होंगे। इसी पे मजीद भी बात करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राना साहब, वापसी अगर होगी तो वही फिर से पुरानी शराइती हैं कि जो 26 निकाती एलामिया था उसी पे अमल दरामद हो, कितना हुआ वो भी आपको मालूम है। तो फिर से ये वापस उसी दायरे में वापस जाना है जिस दायरे से आप निकले थे और इख्तलाफ बढ़ा था जिन निकात पे, वही निकात वापस मिल जाएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। अब 26 निकात बिल्कुल नहीं होंगे, अब 5 निकात होंगे यासर। अच्छा, आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। एक नुकता होगा जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग ने कोई फैसला करवाना है या वो चाहते हैं ऐसा हो तो वो भी मौलाना फजल रहमान ही अनाउंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, ये होगा दूसरा DOR, क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। नंबर 3,
इस्तीफ़ों से ये पीछे हट गए हैं अदम एतमाद और दीगर मामलात पर। नंबर 4, हुकूमत जो है इसको टफ टाइम देने के लिए चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा। वो 6 माह भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। हकीकत में वो टाइम निकालना जिसे कहते हैं ना, दूसरे लफ्ज़ों में होगा। ये चीज़ें हैं जिस पे मौलाना साहब अब दोबारा राज़ी होंगे। मौलाना साहब ने तीसरा बात एक और चीज़ कह दी है जी। मौलाना साहब ने कह दिया कि बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि अगर अब इख्तलाफात की कोई एक ख़बर बाहर निकली तो वो जो इस खबर का ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ अपनी टीम लेके अलहदा हो जाएंगे। और मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊं, मौलाना साहब पे बड़ा प्रेशर है। इनकी जमीयत उलमा इस्लाम जो सिंध की है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इनके साथ आते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ बिल्कुल, सोमरू वगैरह, उन्होंने क्या है मौलाना साहब को कि मौलाना साहब अगर हमने आगे सियासत करनी है तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। और इसके बाद मौलाना साहब ने एक और शर्त रख दी है यासर, जो बड़ी शर्त है, इस शर्त पे आके शायद कोई फड्डा हो जाए। वो शर्त यह है कि मौलाना साहब ने पंजाब में और सिंध में KPK और बलोचिस्तान को उन्होंने छोड़ दें जी। पंजाब और सिंध में आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से अपना हिस्सा मांग लिया। अब मौलाना साहब को पता है सिंध में वो जीत नहीं सकते पीपल्स पार्टी के बगैर। कोई ऐसी नशिस्त होगी जहाँ पीपल्स पार्टी उनकी हमायत करे, और पंजाब में नून ले। हाँ बिल्कुल, मौलाना साहब ने सोचा है कि भाई मुझे ये रोज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ जो कर रहे हैं उससे बेहतर है कि मैं भी आज इनके साथ कुछ कर जाऊँ। मौलाना साहब ने सिंध और पंजाब में अपना हिस्सा मांग लिया। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और यहाँ सिंध में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब जिन हलकों के हवाले से आप हमसे कमिटमेंट करेंगे वहाँ पर आज से ही जो तरक्याती काम है, जो दीगर मामलात है, सिंध हुकूमत इनके लोगों के जरिए कराएगी। इनके लोग जो उनको oblige किया जाएगा। अब मुझे बताएं, वहाँ पर तो बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े हुए हैं, इनके अपने जो सबसे करीबी साथी हैं, तो पीपल्स पार्टी के करीब तरीन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। ये तो आप साहब ये तो सीधे लफ्जों में ना आना हुआ ना। देखिए ये शराइत रख दी गई है। मेरे पास जो बड़ी एक मोतबर तरीन ज़राए से खबर है कि मौलाना साहब ने पंजाब में और सिंध में अपना हिस्सा मांगा। अच्छा, मौलाना साहब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे इन हाउस तब्दीली वाली? इन हाउस तब्दीली कोई नहीं हो रही, बिल्कुल झूठ है। मैंने कल भी कहा था कि हमजा ने इनकार कर दिया, आपने कल सुन भी लिया था। कोई पंजाब में इन हाउस तब्दीली नहीं होगी, तो कोई वफाक में इन हाउस तब्दीली नहीं होगी। क्यों नहीं जा रही इस पे बैकफुट पे क्यों नहीं जा रही इस मौक़िफ़ से? मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी के पास क्या है पंजाब में? चले मुझे गिनती कर देना। जितनी पीपल्स पार्टी के पास अरकान असम्बली हैं पंजाब में, उससे कई गुना ज्यादा बागियां मुस्लिम लीग नून के। तो किस तरीके से तुम्हें एतमाद लाएंगे? तो फिर मौलाना ये अपोजिशन लीडर सेनेट के हवाले से वो जो उन्हें इख्तलाफ था वो उस पर भी कोई बात करेंगे या फिर खामोशी होगी? वो तय हो गया जी, वो सारे मामला तय हो गए। यूसुफ रजा गिलानी रहेंगे अपोजिशन लीडर। नून लीग से भी हो गए। नून लीग को मनाना मौलाना का काम है। मौलाना जो है वो देखें, मैंने भी क्या, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ में जो राब्ता हुआ है किस लिए हुआ है? अगर नून लीग ने उस पर रफा डालना होगा ना तो ये भी आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मेरी इत्तला है कि अब रफा नहीं डलेगा, अब खामोशी चलेगी। तो बिल्कुल हम लॉन्ग मार्च फिर कब से? लॉन्ग मार्च होगा, ये रमज़ान के बाद होगा, एहतजाज होगा, एहतजाजी मार्च होगा, सियासी ड्रामे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चले 5 नुकाती ये फिर से TORs तय हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन 5 नुकाती TORs पे कौन मुत्तहद है और कौन फिर इख्तलाफ करके दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।